Hello learners, happy Teachers Day to all of you. This is your trainer and guide Ishwarya Seth, and I wholeheartedly welcome you all to this social and revolutionary YouTube channel, which is an complete educational hub of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, Mastercard, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed, and even much more is yet to be launched on this channel in the coming future. Here we are providing you complete coachings of these competitive exams 100% free of cost all over India. Our mission here is to impart quality education at zero cost to those underprivileged or poor students who can't afford these exclusive or expensive coachings due to their financial constraints. So even this channel is for each and every student of India who desires to crack these exams for their career building. So immediately subscribe this channel so that you all can get complete coachings of various competitive exams absolutely free of cost throughout India. So in UGC Paper 1 Preparational Series, the 9th unit, that is People Development and Environment, is going on currently on this channel, in which today I will cover its next subtopic of natural hazards and disasters and their mitigation strategies. So the name of the topic is next topic. This is a fresh subtopic of people development and environment, and its name is natural hazards and disasters and their mitigation स्ट्रेटजीज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से भी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, सब तरफ जो है ये जो टॉपिक है ये सबके लिए कॉमन है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ज़रूर ये सुनिए ध्यान से. आज की प्रेजेंटेशन सारे थ्रू आउट स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है और बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है आपके ये जो सारे टॉपिक्स जो हैं समझने के लिए. और इसमें से यूजीसी नेट पेपर 1 में एक क्वेश्चन जो है वो 101% आता है, हर एक सेट में आता है, और 1 से 2 भी हो सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कभी इसमें से कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं है. एक क्वेश्चन तो कंफर्म्ड है, 100% आता है. तो चलिए देखते हैं नेचुरल हजार्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स. सो नेचुरल हजार्ड इज एन थ्रेट ऑफ नेचुरली अकरिंग इवेंट will have a negative effect on humans. This negative effect is what we call natural disaster. hazard क्या है? कोई ना कोई ऐसी रुकावट या ऐसी कोई नेगेटिव हैपनिंग जिससे जो है ह्यूमन लाइफ या फिर इन्वायरमेंट, ठीक है जी, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो वो क्या है? नेचुरल हजार्ड and natural disaster. So in other words, when the hazards threat actually happens and harms humans, we call event a natural disaster. तो बहुत सारे होते हैं नेचुरल हजार्ड्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं. जो प्रकृति जो है, जो हमारी मदर नेचर है, उसमें कई बार देखिए बहुत सारे तरह के होते हैं. अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनोज हो जाते हैं, ठीक है जी, ड्रॉट आ जाता है, एंड फ्लड्स आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है. बहुत सारे जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड नेचुरल हजार्ड्स जो हैं वो हैपन हो जाते हैं नॉट बाय मैन मेड एक्टिविटीज़ बट इट इज़ कम्प्लीटली 100% फ्रॉम दी natural activities, right? So natural hazards are not caused by the anthropogenic activities of the humans, but they are caused by mother nature, right? सो मिटिगेशन क्या होता है? अब हमने क्या पढ़ना है? नेचुरल हाजर्ड्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स और मिटिगेशन एंड देयर मिटिगेशन स्ट्रेटजी. अब मिटिगेशन जो है वो मतलब होता है कि इन हाजर्ड्स को या इन नेचुरल डिज़ास्टर्स को किस तरह से हमने मैनेज करना है, किस तरह से हमने मैनेज एंड कंट्रोल थ्रू आउट करना है. कुछ मेजर्स ऐसे हैं जो हम पहले फोरकास्टिंग लगा लेते हैं कि कौन सा डिज़ास्टर जो है. कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जो हम पहले ही फोरकास्ट लगा के उनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं कुछ हद तक, 100% नहीं, लेकिन कुछ हद तक प्रिवेंशंस लेके हम बच सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनका आने का कोई संकेत नहीं होता, हम उनको फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं. हाँ, लेकिन जब वो हैपन होता है उसके ड्यूरिंग दैट हैपनिंग एंड आफ्टर दैट द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट और डिज़ास्टर वी कैन हैव रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है जी, हम उसको ठीक कर सकते हैं. तो अलग अलग नेचर के जो डिज़ास्टर्स हैं उनका अलग अलग इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट होता है, कॉजेज़ होते हैं, बट सबको कंट्रोल और मैनेज करने के जो प्रोसेस को हम बोलते हैं मिटिगेशन प्रोसेस, ठीक है, जिससे उसका जो इम्पैक्ट है, इफ़ेक्ट है, वो कम से कम जो है ह्यूमन लाइफ के ऊपर हो या एनवायरनमेंट के ऊपर हो. सो 2 तरह के मेजर्स होते हैं मिटिगेशन मेजर्स, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल.
structural and non-structural measures undertaken to limit the adverse impact of natural hazards, environmental degradation and technological hazards. ठीक है जी. So mitigation बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि एक्शन टेकन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क टू लाइफ, प्रॉपर्टी, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचुरल hazards. It is central to the decade initiative. Awareness, education, preparedness and prediction and warning systems can reduce the disruptive impacts of natural disasters on the communities. कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले समझाया है कि कोई भी, क्योंकि अब देखिए सबका इम्पैक्ट, कोई भी नेचुरल हज़ार्ड है या नेचुरल डिज़ास्टर है, उनका जो इम्पैक्ट है लाइफ पे भी पड़ता है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट के ऊपर भी पड़ता है. ठीक है जी. तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको इनके जो नेचुरल हज़ार्ड्स के जो इम्पैक्ट हैं उनको मैनेज और कंट्रोल करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं मिटिगेशन. मतलब टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट और टू लेसन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दीज हज़ार्ड्स अप टू अ सर्टन लिमिट कह सकते हैं हम इसको. ठीक है जी. सो दीज आर द मिटिगेशन. अब देखिए, अब वन बाय वन क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 के अकॉर्डिंगली जितने भी नेचुरल हज़ार्ड्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे. सबके लिए ही ये जो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. ठीक है जी. सो फ्रॉम 9th क्लास ऑनवर्ड्स टू हायर एजुकेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन टॉपिक है, तो सबको देखना जो है वो चाहिए भी है और ऑब्वियसली फ्रूटफुल भी रहेगा. सबसे पहले क्या है, अर्थक्वेक. ठीक है जी. सो अर्थक्वेक क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अर्थक्वेक को फेस किया है. सो दिस इज़ द ट्रेमर और ट्रेम्बलर एंड इट इज़ अ फिनोमिना where there is a sudden release of extreme energy from the earth crust resulting in shaking and displacement of the ground along with the creation of seismic waves. की seismic waves ऐसी कुछ waves आती हैं जिसको हम seismic waves बोलते हैं साइंटिफिकली टर्म्स में. जो waves आती हैं धरती जो है वो हिलती है एंड डिसलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाती है. ठीक है जी. सो इफ़ द एपिसेंटर ऑफ अ लार्जर अर्थक्वेक इज सिचुएटेड इन द ऑफशोर सीप्ड में बी डिस्प्लेस सफिशिएंटली टू कॉज सुनामी. और कई बार जो है एपिसेंटर है जहाँ से अर्थक्वेक की वेव्स रिलीज होती हैं, अगर वो एरिया एपिसेंटर जो है, ठीक है जी, वो अंडरग्राउंड होता है, पानी वाटर बॉडीज़ के नीचे होता है, तो जो वहाँ पे क्या होता है वो सुनामी क्रिएट कर सकता है. ठीक है जी. सुनामी भी एक तरह का अंडर बॉडीज़ में, जब ओशंस में या फिर समुद्रों में, रिवर्स में, उनके अंदर वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है वो अर्थक्वेक आता है, उसको सुनामी बोलते हैं. सो दीज आर दी जनरल प्रीव्यू ऑफ द अर्थक्वेक. ठीक है जी. सो तो शेकिंग होती है, बिल्डिंग्स फॉल हो जाती हैं, सॉइल जो है वो डिप्लीट हो जाती है एंड जो अर्थक्वेक आता है कई बार वो अर्थक्वेक क्या करता है, लैंडस्लाइड्स कॉज कर लेता है. लैंडस्लाइड क्या होती है सबको पता है. अर्थक्वेक जब ऐसे शेकिंग होती है, ठीक है, धरती के कई बार 2 टुकड़े भी हो जाते हैं, या फिर जब ऐसे बहुत ज़्यादा स्केल पे आता है अर्थक्वेक तो बड़े बड़े पहाड़ जो है वो गिर जाते हैं और धरती जो है वो फट जाती है. ये सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं. ठीक है जी. सो द अर्थक्वेक कैन कॉज लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक कैन कॉज सुनामीज एंड ऑल. ठीक है जी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सीज़मिक वेव्स मैंने आपको समझा दी, सीज़मिक वेव क्या होती है. अब फोकस क्या होता है, अर्थक्वेक का भी पता है आपका, सीज़मिक वेव मैंने आपको समझा दिया. फोकस क्या होता है, लोकेशन ऑफ इनिशियल स्लिप ऑफ द फॉल्ट वेयर द अर्थक्वेक ऑरिजिन्स, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, शुरुआत को जो इनिशियल पॉइंट होता है या जो इंसेप्शन पॉइंट होता है उसको फोकस कहते हैं. एपिसेंटर को क्या होता है, स्पॉट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस. फोकस के डायरेक्टली अबव जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर. ठीक है जी. सो मेजरिंग अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक है उसको मेजर करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, सीज़मोमीटर्स. ठीक है, एंड सीज़मोग्राफ्स. आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस तरह के सीज़मोमीटर्स एंड सीज़मोग्राफ्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो है सीज़मिक वेव्स जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं और कितनी इंटेंसिटी का, कितनी वॉल्यूम का, कितनी एम्पलीट्यूड का अर्थक्वेक आया है और आके गया है उसको मेजर कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं सीज़मोग्राफ से. ठीक है जी. कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है जी, कि अगर हमने सीज़मिक वेव को कौन से इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं, सीज़मोमीटर से, और
अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, हाइट एंड एम्पलीट्यूड किससे हम मेजर करते हैं, दैट इज सीज्मोग्राफ्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग के लिए अगर हमने अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड चेक करना है, ध्यान से सुनिए, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड चेक करना है, उसके लिए हमें रिक्टर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्केल विच इज़ कॉल्ड रिक्टर स्केल इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, हम ये एक ऐसा स्केल है जहाँ पे क्वांटिटी जो है ये क्वांटिटी बताता है, कितनी क्वांटिटी का जो है अर्थक्वेक जो है वो वॉल्यूम उसका हुआ था, किस रेट से आया था, क्वांटिटी। ठीक है जी, और अब अगर हमने क्वालिटी चेक करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा स्केल है मर्कली से स्केल। पहले हमने रिक्टर स्केल की बात की मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए, क्वांटिटेटिव मेजर चेक करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने अर्थक्वेक का क्वालिटेटिव मेजर चेक करना है उसके लिए हमें स्केल दूसरा चाहिए, दैट इज़ मर्कली स्केल। ठीक है जी, सो इट असाइंस एन इंटेंसिटी और रेटिंग टू मेजर एन अर्थक्वेक एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, मेजर्स द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी, सो इंटेंसिटी को और उसकी क्वालिटेटिव नेचर को चेक करने के लिए क्वालिटेटिव वाइज वो हम कहते हैं कि मर्कली स्केल से करते हैं। ठीक है जी, अब ये भी पता होता है हमें कि एस एंड पी वेव्स होती हैं। वेव्स दो तरह की होती हैं जो अर्थक्वेक को लेके आती हैं। अर्थक्वेक वाली वेव्स जो हैं दो तरह की होती हैं, प्राइमरी जिसको पी वेव्स बोलते हैं, सेकेंडरी जिसको एस वेव्स बोलते हैं। ठीक है जी, अब देखिए आपको शो भी हो रहा होगा, जो पी वेव्स हैं दे आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड्स, लेकिन जो एस वेव्स हैं दे आर फ्लक्चुएटिंग, देयर पैटर्न इज फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन। सो इस तरह से ये होता है। और दोनों की अगर हम बात करें, ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक तरफ है पी वेव, एक तरफ है एस वेव, दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। पी वेव में हाई फ्रीक्वेंसी का आता है अर्थक्वेक, जो एस वेव में है उसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी का ही आता है। ठीक है जी, अब जो प्राइमरी वेव्स है उसमें शॉर्ट वेव लेंथ होती है, सेकेंडरी वेव में या एस वेव में भी शॉर्ट वेव लेंथ होती है। थर्ड, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं वो पी वेव्स में होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो एस वेव्स में होती हैं। ठीक है जी, पास थ्रू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड इन केस ऑफ एस वेव्स कैन नॉट मूव थ्रू लिक्विड्स। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएटिव पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन हाँ ये वीडियो मैंने सब स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है कि सबके लिए फ्रूटफुल हो, तो मैंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डाला है। ठीक है जी, तो ये ऐसे इस तरह से कंपैरिजन होता है। एंड इवन पी वेव इज़ मोर फास्टर, एस वेव इज़ मोर स्लोअर देन दी पी वेव। ठीक है जी, तो चलिए आगे देखते हैं कि किस, अब ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट पेपर 1 में, मैग्नीट्यूड के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इतने से लेकर इतना जो स्लैब, कई बार स्लैब वो देते हैं और उस स्लैब को देकर के गिवन होती है, स्लैब देकर के पूछते हैं कि इसमें मॉडरेट लेवल का होता है, लेस लेवल का होता है या ग्रेट लेवल का होता है। तो ये आपको देखना, एक बार चार्ट देख लीजिए, इट इज़ दिस इज़ द फैक्चुअल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा विच यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू डू माइंड मैपिंग ऑफ दैट। ठीक है जी, तो एम फॉर मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, अगर मैग्नीट्यूड कम है 1 से, ठीक है जी, तो वो अल्ट्रा माइक्रो अर्थक्वेक होता है। अगर 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करा तो वो माइक्रो अर्थक्वेक होता है। 3 से लेकर 5 के बीच में स्मॉल अर्थक्वेक, 5 से लेकर 7 के बीच में मॉडरेट, 7 to 8 इज़ मेजर एंड लार्ज, और मोर देन 8 इट इज़ द ड्रास्टिक, मीन्स ग्रेट अर्थक्वेक। ठीक है जी, तो ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ उसका क्या रेट है, किस रेट से अर्थक्वेक आया है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब रिस्क असेसमेंट के लिए, अर्थक्वेक की रिस्क असेसमेंट करनी है हमने, ये अब मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में आ गया। कितना रिस्क हो सकता है, कितना रिस्क जो है अर्थक्वेक के बाद जो है वो हम एस्टिमेट लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं द रोल ऑफ, अब ये जो रिस्क मिटिगेशन है या रिस्क को एनालाइज करने की जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ द रोल ऑफ जियोस्पाटियल इंफॉर्मेशन इन अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन। जियोस्पाटियल इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है जो रिस्क फैक्टर को एनालाइज करता है और रिस्क रिडक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये चीज़ें काम करता है असेसिंग रिस्क
एंड हजार्ड लोकेशंस, ठीक है जी। इंटीग्रेटिंग डाटा एंड इनेबलिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कोप ऑफ द इमरजेंसी टू मैनेज अ इंसिडेंट। क्या क्या ये फंक्शंस हैं मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि जियोस्पैटिकल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या वो देखते हैं, रिस्क एनालाइज कैसे करते हैं, रिकमेंडिंग प्रिवेंटिव एंड मिटिगेटिंग सॉल्यूशंस, डिटर्मिनिंग हाउ एंड वेयर स्कार्स रिसोर्सेज शुड बी असाइंड, प्रायोरिटाइजिंग सर्च एंड रेस्क्यू टास्क, identifying the staging area locations, operational branches and divisions and other important incident management needs, assessing short term and long term recovery operations की बेसिकली आइडिया यही है कि किस तरह से हमने रिस्क को रिड्यूस करना है, रिस्क को मिटिगेट करना है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अर्थक्वेक मिटिगेशन में बेसिकली क्या आता है, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। अर्थक्वेक मिटिगेशन की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसमें दो तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या क्या है, इम्प्रूवमेंट बिल्डिंग कोड, स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग, रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है जी। जो स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर एक प्रॉपर जो है उसका टेक्निकल इश्यूज़ को हम कैटर करते हैं, उस टेक्निकलिटीज़ को देखते देखते अर्थक्वेक को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजीज़ हैं स्ट्रक्चरल की। अब नॉन स्ट्रक्चरल में क्या क्या आ गया कि जिसको हम प्रॉपरली जो है फॉर्मेट नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर वाइज जो है वो उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या आ गया, दैट इज़ अपग्रेडिंग द एमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेसिटी, पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, लैंड यूज़ प्लानिंग, सपोर्ट टू इम्प्लीमेंटेशन, इंश्योरेंस। मतलब कि जहाँ पे नॉन स्ट्रक्चरल है सारा कुछ, ठीक है जी। कि जैसे अब फॉर एग्जांपल इसमें इंश्योरेंस की बात लेते हैं। अब अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो जैसे बिल्डिंग इंश्योरेंस होते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होते हैं, उसमें भूकंप या फिर अर्थक्वेक का भी एक टर्म एंड कंडीशंस होती है। तो ये क्या है, ये नॉन स्ट्रक्चरल है कि किस तरह से कब अर्थक्वेक आया, क्योंकि हमें पता नहीं होता किस टाइम पे आएगा, कौन से प्लेस पे आएगा, कैसे आएगा, नहीं, ये नॉन स्ट्रक्चरल है। तो जो प्लानिंग जो बिल्कुल प्लान्ड वे में और टेक्निकलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मिटिगेशन अर्थक्वेक मेजर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं और दूसरे वाले नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ये सबको पता है। ये हम जब छोटे भी होते थे, हमारी दादी नानी, हमारी मम्मा पापा सब सिखाते थे कि अर्थक्वेक जब आए तो हमें क्या करना चाहिए। इंडोर रह के क्या करना चाहिए कि स्टे देयर, डू नॉट रन आउटसाइड, स्टे काम, फेस अवे फ्रॉम द विंडो, स्टे क्लियर ऑफ टॉल ऑब्जेक्ट्स, वॉच द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत जनरल चीज़ें हैं। आउटडोर अगर हम बाहर हैं, अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, गेट इन टू द ओपन, स्टे क्लियर ऑफ बिल्डिंग। मतलब ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम पब्लिक एरियाज़ में हूँ तो ये एक जनरल चीज़ें हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये हम करते आ रहे हैं, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जनरल चीज़ें क्या करेंगे कि इंडोर अगर हम हैं तो क्या क्या मेजर्स लेंगे, जैसे अगर कोई आ रहा है तो हम टेबल के नीचे चले जाएँ, ठीक है, कोई सॉलिड चीज़ के नीचे चले जाएँ ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, कोई स्विच ऑन ना करें, इलेक्ट्रिक स्विच ना ऑन करें, गैस ऑन ना करें, जहाँ पे हम वहाँ पे खड़े हो जाए। तो ये सारे मेजर्स हमें पता है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो है डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर जो है अर्थक्वेक हमने बहुत डिटेल में किया। नेक्स्ट क्या है, सुनामी, ठीक है जी। तो सुनामी बहुत, आप देखिए मैंने सबके साथ उसकी एक पिक्चर ज़रूर डिपिक्ट की है कि एक माइंड मैपिंग हो जाती है। कई बार माइंड से निकल जाता है कौन सा डिज़ास्टर कैसा लगता है, कैसा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, ठीक है जी। सुनामी बहुत इतनी ज़्यादा बड़ी लेयर जो वेव्स होती हैं पानी की कि मतलब सब कुछ बहा के, मतलब शहर के शहर बहा के ले जाती हैं। सो यहाँ पे सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ वेव्स इन अ वाटर बॉडी कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जनरली इन एन ओशन और अ लार्ज लेक। अर्थक्वेक्स, volcanic eruptions and other underwater explosions above or below water all हैव द पोटेंशियल टू जनरेट सुनामी। हाँ, सुनामी आती कहाँ से है, वाटर बॉडीज़ में जब अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं या अदर कोई एक्सप्लोजन्स होती हैं किसी भी वाटर बॉडी में, चाहे ओशन में, रिवर में, झीलों में, मतलब लेक्स में और ये समुद्रों में, तो वहाँ पे आ जाती है सुनामी, ठीक है जी। कॉजेज़ क्या हैं मैंने आपको पहले बता दिया, ये कॉजेज़ ही मैंने पढ़े हैं ना, तो ये भी पढ़ के बता देती हूँ। कॉस्मिक इम्पैक्ट्स होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस, आइस फॉल्स, हैवी रेनफॉल, सीज़मिक एक्टिविटीज़, सबमेरीन लैंडस्लाइड्स, कॉस्मिक इम्पैक्ट्स, मास मूवमेंट्स, ये सारे इसके कॉजेज़ हैं कि इन कॉजेज़ से वो जो है सुनामी आती है। अब ये व्यू ऑफ अ सुनामी टेकन बाय अ सैटेलाइट, मतलब ये बहुत ही रियल व्यू है। इस तरह से सुनामी जो है एक बवंडर की तरह आती है और सब कुछ बहा के, ये अभी इनिशिएट कर रही है सुनामी, इसके बाद जो बहुत ज़्यादा तबाही होती है।
सो इट इज़ टेकन बाय सैटेलाइट। उसके बाद हाउ डू वी मिटिगेट दिस हज़ार्ड फ्रॉम सुनामी। सुनामीज़ के जो नेचुरल डिज़ास्टर जब जैसे सुनामी है उस अगर वो हो जाए तो हम किस तरह से उसका जो रिस्क है या उसकी डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेसन कर सकते हैं बाय मॉनिटरिंग। ठीक है जी, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वो तो हम कर ही सकते हैं। इट्स अ टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोसेस, ऑफर नो टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल टू मॉनिटर लोकल सुनामीज़। देखिए जी, बहुत बड़े लेवल पे सुनामी आती है, ठीक है जी, मतलब बहुत ग्लोबलाइज्ड वे में, मतलब बड़ी वाली सुनामी, लोकल सुनामी नहीं, जो बहुत लार्ज लेवल पे आने वाली, उसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी सुनामीज़ होती हैं जो लोकल लेवल पे आती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आती हैं, बाकियों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली होती हैं, उसको कई बार हम जज भी नहीं कर सकते, फोरकास्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऑल ऑफ अ सडन हो जाती है। ठीक है जी, सो बिल्डिंग उसको भी हम जो है जहाँ पे हम जज कर सकते हैं, जहाँ पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम फोरकास्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। बिल्डिंग रिस्ट्रिक्शंस इन हज़ार्ड प्रोन एरियाज, sea well construction cause early wave breaking, prevents wave run up into urban areas। एजुकेशन में क्या आ गया, वार्निंग सिस्टम्स, इवैक्यूएशन प्लान्स। इवैक्यूएशन क्या होती है कि बंदों जहाँ पे सुनामी का खतरा है वहाँ से सब माइग्रेट हो जाए, उस एरियाज़ को छोड़ के किसी और सेफ एरिया में चले जाए, दैट इज़ इवैक्यूएशन ऑफ द पीपल। ठीक है, सो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हैज़र्ड्स इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें करके हम कहीं मतलब सुनामी को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उससे जो प्रोड्यूस हुआ जो रिस्क है या हज़ार्ड है या डिस्ट्रक्शन है वो हम मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेसन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए प्रिवेंशंस क्या है सुनामी के केसेस में, कि हम सुनामी आने से पहले की प्रिवेंशंस, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जो भी कोई चीज़ होने से पहले हम क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के तौर पे क्या कर सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है जी, ये तो पता है। सुनामी वार्निंग्स कैन बी मेड टू अवेयर पीपल, वार्निंग भी दे सकते हैं जो गवर्नमेंट है वहाँ की। स्टे अवे फ्रॉम all low-lying coastal areas, never go to the shore to watch tsunami, stay out of low-lying danger areas until an all clear is issued by the competent authority। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिवेंटिव, मतलब सुनामी के आने से पहले हम प्रिवेंशन ले लें तो हम काफ़ी हद तक जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अब थर्ड नंबर पे आ गया फ्लड। फ्लड, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। जितने भी ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हम पढ़ रहे हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बर्बादी होती है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है वॉल्यूम की तबाही होती है इंडिया में, वो फ्लड्स और ड्रॉट्स के वजह से होती है, अदर देन ऑल अदर डिज़ास्टर्स। एक क्वेश्चन भी आया था, बार बार आता है यूजीसी नेट पेपर 1 में, 4 तरह की ऑप्शंस दे दी जाती हैं कि मतलब इनमें से कौन सी ऐसी डिज़ास्टर है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में, मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ मैं आपको, इंडिया के कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। ठीक है जी, तो वो क्या है, सुनामी है या वॉल्केनो है या फिर ड्रॉट है, ड्रॉट एंड फ्लड्स हैं, या फिर जो है वो आप कह लो कि अर्थक्वेक है। ठीक है जी, ये 4 ऑप्शंस आ गए, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। इंडिया के कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो ड्रॉट्स एंड फ्लड्स से सबसे ज़्यादा तबाही होती है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। फ्लड्स आपको सबको पता है, जब वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड फ्लड इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय रेन, हैवी थंडरस्टॉर्म्स एंड थ्रोइंग ऑफ स्नो। सो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जब पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, सब कुछ बहा के ले जाता है, दैट इज़ फ्लड। ठीक है जी, सो ये अकर क्यों होता है, so a flood is too much water in the wrong place. Sometimes a flood occurs from severe drain backup, collapse, or other way, that is collapse of land along the shore of a lake or another body of water that results in waves or currents during a flood। तो ये उसके reasons हैं। एंड फ्लड प्रोन एरियाज़, हमारे जो इंडिया की बात करें तो कौन कौन से सबसे ज़्यादा, कौन कौन से एरियाज़ में फ्लड ज़्यादा आते हैं, फ्लड प्रोन एरियाज़ कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश 21.9%, बिहार 12.7%, असम 9.40%, वेस्ट बंगाल 7.91% एंड ओडिशा 4.18%। पूरे इंडिया में ये 5 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सब पूरे ईयर में, थ्रू आउट एवरी ईयर फ्लड बहुत सारे आते हैं। ठीक है जी, बहुत सारा जो है फ्लड की वजह से तबाही होती है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सबको पता है कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ फ्लडिंग आर
कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। इफ़ेक्ट्स का मतलब ये नहीं कि अब मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कहे या पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं कहे, मैंने इफ़ेक्ट्स कहे। इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव में अगर फ्लड्स हैं तो हमारे जब फिशरीज़ के लिए, वेटलैंड्स के लिए या इरिगेशन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो बट ऑन द अदर हैंड फ्लड जो है वो मैस ऑफ इन्वायरमेंट भी कर देता है। सॉइल जो है वो पुअर बन जाती है, क्योंकि पानी ज़्यादा आ जाता है तो ऑक्सीजन लेवल जो सॉइल में ऑक्सीजन होती है वो ख़त्म हो जाती है या लेसन हो जाती है। पीएच लेवल ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। तो ये और क्या होता है कि जो ट्रीज़ हैं वो बह जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है जी। और क्या है जी, इसमें क्या है, फ्लडिंग से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती हैं, कल्टीवेशन होती है, वो लार्ज मतलब ह्यूज लेवल पे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है जी। हमारी जो फसलें हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एंड क्रॉप्स डाई बिकॉज दे कांट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ एक्सेसिव वाटर इन दी इन्वायरमेंट। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं एंड बट ज़्यादा बुरे हैं, ठीक है जी। अच्छे बहुत कम हैं, ज़्यादा बुरे हैं। तो फ्लड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फ्लड को मैनेज करने की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारे इंडिया में? स्टेट फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशंस होती हैं, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन भी बना हुआ फ्लड को जो है वो असेस करने के लिए, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड भी बना हुआ। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर फ्लड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। अब फ्लड को क्या, अब मिटिगेशन की तरफ चलते हैं कि फ्लड को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या मतलब ठीक तो नहीं, मतलब उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसके इम्पैक्ट्स को। सो दो तरह से, या तो हम प्रॉपर उसको फोरकास्ट करें कि जो देखो फ्लडिंग फोरकास्टिंग, ये फोरकास्ट हो सकता है। जो फ्लड है मोस्ट ऑफ द टाइम्स फोरकास्ट हो सकता है कि किस एरिया में कब फ्लड आने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेशन लगा देते हैं। तो एस्टिमेशन लगा के पहले ही उसके जो उसको ठीक करने के पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेके हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि जब फ्लड आ जाए या ड्यूरिंग द फ्लड जो है वो बहुत सारी ऐसी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, दैट इज़ इन दी फ्लडिंग मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो आगे जाके देखते हैं किस तरह से फ्लड मिटिगेशन मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। वैसे ये बहुत जनरल टॉपिक है फ्लड का कि सबसे पहले क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लड मिटिगेशन मेजर्स इज टू रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डैमेजेस एंड अदर इकोनॉमिक लॉसेस। लाइफ सेफ्टी रिस्क इज मिनिमल फॉर द मोस्ट फ्लड सिचुएशंस बिकॉज देयर इज टिपिकली मोर देन एडिक्वेट टाइम टू इवैक्यूएट अ कैंपस बिफोर फ्लडिंग अकर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि जब एस्टिमेट हो जाता है फॉरकास्टिंग, क्योंकि इस डिजास्टर की हम फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। फॉरकास्टिंग करके हमें पता होना चाहिए, पता लग जाता है कि कब आने वाला है। उससे पहले ही हम जो पीपल हैं वहाँ पे, जो एनिमल्स हैं या कोई भी लाइफ स्टॉक है, ह्यूमंस हैं, उनको पहले ही इवैक्यूएट कर लेते हैं, उसकी जो है जो लाइफ को जो है वो थ्रेटन होने से पहले बचा लेते हैं। हाउएवर फॉर लोकेशन सब्जेक्ट टू फ्लैश फ्लडिंग इवैक्यूएशन प्लानिंग इज हाई प्रायोरिटी। फ्लैश फ्लड्स होते हैं, बहुत डिजास्टर्स लेवल पे होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लड। सो फ्लैश फ्लड्स होते हैं, वहाँ पे सबसे पहले जो है इवैक्यूएशन को या इवैक्यूएशन प्लानिंग को प्रायोरिटी देते हैं कि ये तो इवैक्यूएशन करना ही करना है, बिकॉज बहुत डिजास्टर्स होते हैं फ्लैश फ्लड्स। मोस्ट ऑफ द मिटिगेशन मेजर्स आउटलाइन बिलो अप्लाई टू इंडिविजुअल बिल्डिंग्स, ऑल्दो फ्लड बैरियर्स में ऑल्सो अप्लाई टू एंटायर कैंपस। बैरियर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है जी। बैरियर्स मतलब कि एक कोई जैसे फॉर दीवारें बना दी जाती हैं, जैसे कि कहीं पानी ना अंदर जा सके, किनारे बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े जो हैं वो बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। तो वो भी एक मिटिगेशन मेजर है। और उसके बाद स्क्रीन एक मिनट वैनिश हो गई, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद जो है हम फ्लड्स के ऊपर थे, एकदम से जो है स्क्रीन वैनिश हो गई है। सो इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। यहाँ पे हम फ्लड्स के ऊपर थे और हम उसकी जो है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर थे। यस, ठीक है जी, यहाँ तक कर दिया था हमने। उसके बाद क्या, कॉमन फ्लड मिटिगेशन मेजर्स इंक्लूड। कॉमनली क्या क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग विद अ न्यू बिल्डिंग, ठीक है, वेल आउटसाइड ऑफ द फ्लड हजार्ड एरिया, ठीक है जी। एलिवेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज़ अ वेरी कॉमन मिटिगेशन मेजर। एलिवेशन क्या होती है कि उसी बिल्डिंग जहाँ पे हमें पता है इन बिल्डिंग्स के एरिया में फ्लड आने वाला है,
उन बिल्डिंग्स को क्या करते हैं कि उनकी जो एलिवेशन सेट कर देते हैं कि नीचे वाला फ्लोर जो है या फर्स्ट फ्लोर तक वो खाली करा देते हैं और उनकी जो है ऊपर से ऊपर जो है उनकी स्टोरीज बना देते हैं, ठीक है जी, मंजिलें बना देते हैं कि ऊपर ऊपर रहें लोग, नीचे ना आए। सो एलिवेशन एंगल सेट कर देते हैं कि इतनी ऊंचाई पे लोगों ने रहना है, ठीक है जी। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेजर है। रीलोकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग टू अ न्यू साइट is a much less common mitigation measure than elevation. Flood barriers such as flood walls or berms may be constructed to protect an entire campus. मैंने आपको पहले बता दिया कि फ्लड बैरियर्स जो हैं बना दिए जाते हैं, फ्लड वॉल्स बना दी जाती हैं ताकि उस एरिया में पानी जो है वो आ ना सके, वो बाहर बाहर रहे, ठीक है जी। फ्लड प्रूफिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बाय वाटर प्रूफिंग एग्जिस्टिंग एक्सटीरियर वॉल्स एंड एडिंग रिमूवेबल फ्लड गेट्स फॉर door openings is possible for building where the walls have adequate strength to resist hydrostatic forces from floods and anticipated floods. Depths are not more than several फुट। मतलब यहाँ पे कि फ्लड प्रूफिंग मतलब ऐसा मटेरियल आ चुका है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसरीज आ चुकी हैं, मटेरियल आ चुका है जहाँ पे फ्लड प्रूफिंग जो है वो हो सकती है, ठीक है जी। वाटर प्रूफिंग या फ्लड प्रूफिंग का जो मटेरियल है वो लगा दिया जाता है, या पहले ही बिल्डिंग को जहाँ पे हमें पता है कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ पे ये फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल है वही फ्लड प्रूफ जो है उससे बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, ठीक है जी। तो ये सब मिटिगेशन मेजर्स हैं। एलिवेशन मैंने आपको पहले बता दिया। मूविंग एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, अपने सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स उसको इवैक्यूएट कर लीजिए, माइग्रेट कर लीजिए। मोर कैंपस इज सब्जेक्ट टू फ्लैश फ्लडिंग, मतलब फ्लैश फ्लडिंग मैंने आपको पहले बताया। फ्लैश फ्लडिंग में इवैक्यूएशन, वहाँ से लोगों को पहले ही निकाल लेना सबसे हाई प्रायोरिटी होती है, बिकॉज ये बहुत डिजास्टर्स और डेंजरस टाइप ऑफ फ्लड होता है, फ्लैश फ्लड, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फैसिलिटीज़ वेल आउटसाइड ऑफ द फ्लड हाजार्ड एरियाज। तो ये सारे जो हैं वो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज होगी फ्लड्स की। यहाँ तक 3 चीज़ें खत्म हो गई, 3 नेचुरल डिजास्टर्स खत्म हो गए। अब नेक्स्ट क्या है? ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा सब तरह, मतलब यहाँ पे फ्लड में पानी ही पानी है, ड्रॉट में पानी ही नहीं है, रिक्वायरमेंट से बहुत लेस पानी है। सो ड्रॉट इज अ कंडीशन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी फॉल्स बिलो द स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रीजन। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम जो है वह पानी हो जाता है, और इवन कि खाने पीने के भी जो है वो वहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स और बहुत ज़्यादा जो है वो लैकिंग आ जाती है, ठीक है जी। सो ड्रॉट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है जी। सेकंड टाइप इज़ हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड थर्ड इज़ एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ये क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनिए। मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट क्या है? इट इज़ क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रेनफॉल डेफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टर्म एवरेज 25% और लेस इज़ नॉर्मल। 26 से लेकर 50% इज़ मॉडरेट एंड मोर देन 50% इज़ सवेयर। ये मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट का जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी परसेंटेज का जो रेनफॉल डेफिशिएंसी या वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है। इस अगर रेंज में हो तो वो फ्लड कौन सा है? मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट होता है, सॉरी फ्लड नहीं, ड्रॉट, ठीक है जी। उसके बाद क्या? हाइड्रोलॉजिकल। इसमें क्या है? इट अकर्स व्हेन वाटर लेवल इज सरफेस एंड सब सरफेस फॉल्स लीडिंग टू अ लैक ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल एंड स्पेसिफिक, मतलब नॉर्मल नीड्स से भी कम वाटर अवेलेबल हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चरल ड्रॉट। इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय 4 कंसेक्टिव वीक्स ऑफ मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट। वीकली रेनफॉल इज 50 mm फ्रॉम 5 to 15-10. 6 such consecutive weeks rest of the year and crop planted is 80% in खरीफ सीज़न। मतलब खरीफ सीज़न जो होता है वहाँ पे हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये एग्रीकल्चरल ड्रॉट जो है ये वो वाले प्रॉन एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं खरीफ सीज़न में ही जो है 80% ऑफ द क्रॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। सो ये 3 तरह के होते हैं, मेटेरोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर ड्रॉट्स। कॉजेज़ क्या हैं? सबको पता है कि हाँ कई बार जो है इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कॉज हो सकता है, लैंड यूज़ चेंजेस कॉज हो सकता है इसका, ड्रेनेज इश्यूज़ हो सकते हैं इसके कॉज, या फिर रिसोर्स डिग्रेडेशन, पुअर वाटर मैनेजमेंट, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे अलग अलग तरह के इसके कॉज हो सकते हैं ड्रॉट के, ठीक है जी। तो इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट इसका बहुत डिज़ास्ट्रस होता है। मैंने आपको पहले बताया इंडिया के कंटेक्स्ट में फ्लड्स एंड ड्रॉट्स सबसे ज़्यादा जो है वो तबाही मचाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है आते भी हैं, सबसे ज़्यादा जो अगर इंडिया की बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा डिज़ास्टर जो है बार बार आता है और मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में आता है इंडिया के कंटेक्स्ट में, वो क्या है? वो फ्लड्स एंड ड्रॉट्स हैं। सो इनका इम्पैक्ट बहुत डेंजरस होता है कि यहाँ पे हर तरह का जब अब ड्रॉट आता है सब तरफ जो है वो
भुखमरी पड़ जाती है, या फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है, पानी नहीं मिलता है, डेथ्स हो जाती हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ये सारी जो है इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नहीं होती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है, जो है सोशल इम्पैक्ट, सोसाइटी बहुत अबॉलिश हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है इस तरह से। एंड ड्रिंकिंग वाटर की के इनसिक्योरिटी हो जाती है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, फॉडर डेफिसिट हो जाता है, सॉयल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, सॉयल वेट जो है वो ड्राई हो जाती है, बैरन लैंड्स हो जाती हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाता है लोगों को, बिकॉज स्टारवेशन हो जाती है। ये सारे किसके इम्पैक्ट्स हैं? ये सारे ड्रॉट के इम्पैक्ट हैं, ठीक है जी। और ये रीजन्स बताए गए हैं, राजस्थान, बुंदेलखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ड्रॉट रिलेटेड डेप्रीवेशन आती है। वेयर एज द ड्रॉट इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड पुअर वाटर मैनेजमेंट। ये इसके इम्पैक्ट्स हैं। अब आगे चलते हैं, ड्रॉट मैनेजमेंट कैसे होनी है, कि अब कैसे हम ड्रॉट को मैनेज करें। सबसे पहले इसको मैनेज करने के लिए एक मिनिस्ट्री होती है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द नोडल मिनिस्ट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ड्रॉट कंडीशंस, ठीक है जी। ओवर द ईयर्स इंडियाज ड्रॉट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ पे मतलब इंडिया में ड्रॉट मिटिगेशन के लिए, ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए एक मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये नोडल मिनिस्ट्री है, एपेक्स बॉडी है जो ड्रॉट कंट्रोल करती है थ्रू आउट इंडिया। और इसने बहुत सारे मैकेनिज्म्स बनाए होते हैं। इट इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल वेलफेयर प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑपरेशन ऑफ EWS। ये सारे जो है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती हैं ड्रॉट्स के लिए। और किस तरह से मिटिगेट करते हैं ड्रॉट्स को? थ्रू इरीगेशन एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है जी। अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाकर, और क्रॉप रोटेशन मतलब होता है कभी अलग अलग क्रॉप्स उगा लें, कभी उसी जगह पे आलू उगा लिए, फिर अगली जगह उसी जगह पे सेम जगह पे अगली बार आप कह सकते हो कि चावल उगा लिए, फिर उसी जगह पे जो है आपने कोई और क्रॉप लगा ली। मतलब सारा साल एक क्रॉप नहीं लगाई, साल में अगर अलग अलग क्रॉप्स लगाई हैं तो वो क्रॉप रोटेशन हो जाता है अलग तरह की। ऑल्दो ड्रॉट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बट वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट द डैमेज। कैसे डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं? वी शुड प्रिजर्व एज मच एज वाटर एज वी कैन, वी शुड सेव रेन वाटर इन प्रॉपर वेज, वी शुड प्लांट एज मच एज ट्रीज एज पॉसिबल एंड वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज। अफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी एक मिटिगेशन मेजर हो सकता है ड्रॉट को ख़त्म करने का या लेसन करने का, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अब नेक्स्ट लेवल पे हम नेक्स्ट डिज़ास्टर्स जो है वो डिज़ास्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ साइक्लोन। साइक्लोन, ये भी आप देख रहे हैं, साइक्लोन की एक फ़ोटो है, इस तरह से साइक्लोन होता है, ये भी बहुत डिज़ास्टर्स होता है। तो साइक्लोन होता क्या है? इट्स अ पावरफुल स्पिनिंग स्टॉर्म, गोल गोल घूमता है, तूफान, राउंड, ठीक है जी। सर्कुलर स्टॉर्म होता है, सर्कुलर तूफान आता है, दैट कंटेन स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन दैट स्वर्ल अराउंड अ काम आई और सेंटर। एक सेंटर में आके जो गोल गोल घूमता रहता है ना, उसको साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन फॉर्म अ वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज ओवर द वाटर्स ऑफ द साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड विंड्स। सो व्हेन द विंड स्पीड्स एक्सीड 74 माइल्स पर आवर, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन द विंड स्पीड्स एक्सीड 74 माइल्स पर आवर द स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, ठीक है जी। स्टॉर्म ही साइक्लोन बन जाता है जब उसकी स्पीड एक्सीड कर जाती है 74 माइल्स पर आवर से। पहले स्टॉर्म ही होता है, आंधी तूफान जिसको बोलते हैं, वो साइक्लोन की भी शक्ल ले लेता है जब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, 74 से ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है जी। तो क्या कौन कौन से साइक्लोन हो सकते हैं? पोलर साइक्लोन्स आ सकते हैं, ये टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स होते हैं, ये भी आप सिर्फ देख लीजिए। इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम UGC, बट हाँ आपको मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, डिटेल में नहीं करेंगे इसको। पोलर साइक्लोन्स, पोलर लो, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल साइक्लोन्स, ये टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज़ द जनरल टर्म दैट फॉर वायलेंट सर्कुलर विंड्स विद टोरेंशियल रेन्स दैट ओरिजिनेट इन द ट्रॉपिक्स। सो यहाँ पे 3 तरह की बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। हरिकेन्स या ह्यूरिकेन्स कह सकते हैं, इज़ अ टर्म व्हेन दे अकर इन द एटलांटिक ओशन। मतलब कि जो साइक्लोन है उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, साइक्लोन ही हुरिकेन कहलाता है या हरिकेन, जैसे भी आप ह्यूरिकेन्स वैसे इसको बोलते हैं, कि साइक्लोन को ही ह्यूरिकेन्स कहते हैं जब ये अटलांटिक ओशन के एरिया में आता है। और इसको टाइफून्स कहते हैं जब वो पैसिफिक ओशन में आता है, और इसको साइक्लोन कहते हैं जब वो इंडियन ओशन में आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, 3 नाम है साइक्लोन्स को।
ह्यूरिकेन्स कब कहते हैं? अटलांटिक ओशन में। टाइफून जिसको नाम से जाना जाता है जब वो पैसिफिक ओशन में आता है, और साइक्लोन जाना जाता है वो जब वो इंडियन ओशन में आता है। सो स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरह सर्कुलर विंड्स होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन कंसिस्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेंट्रल एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तीन चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर गोल गोल घूमता है। इट इंक्लूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेंटर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। यूजुअली अ साइक्लोन हिट्स वेयर देयर इज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड लो atmospheric pressure are mostly found in the tropical and subtropical regions. मोस्टली कहाँ आता है? लो एयर प्रेशर कहाँ होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन्स, ये सबको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, सब तबाही मचा देते हैं, बिल्डिंग ख़त्म हो जाती हैं, डिवेलिंग्स आ जाती हैं, डैमेज इंस्टॉलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है, ढह जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन्स, कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको अर्थक्वेक का बताया था मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी एक स्लैब बना हुआ है कि लो प्रेशर एरिया सो ये साइक्लोन्स के जो हैं ये रेट्स हैं कि कितने से कितने रेट का आएगा तो वो डिप्रेशन होगा, कितने से कितने रेट का आएगा तो वो जो है वो कम वाला होगा या ज़्यादा वाला होगा। तो ये आप देख लीजिए, इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर प्रिवेंशंस टू बी टेकन बिफोर अ साइक्लोन। अब प्रिवेंशंस लेनी है। अब प्रिवेंशन जो है वो साइक्लोन से पहले वाली कौन कौन सी प्रिवेंशंस लेनी है ना? प्रिवेंशंस तो पहले ही होती हैं। कीप अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स इंक्लूडिंग लोकल पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, ये सब हमें हमारे पास होना चाहिए। क्लियर योर प्रॉपर्टी ऑफ एनी लूज आइटम्स, ये सब बहुत जनरल चीज़ें होती हैं। फाइंड आउट हाउ एंड वेयर टू टर्न ऑफ पावर, गैस, वाटर सप्लाईज, ठीक है जी। स्टोर इन्फॉर्मेशन, स्टोर योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, फ़ोटोज़, ये हमें सबको पता है, ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बिफोर है, ठीक है जी। अब ड्यूरिंग प्रिवेंशन एट द ड्यूरिंग द साइक्लोन, ठीक है। डिस्कनेक्ट, जब स्टॉर्म चल रहा है, जब साइक्लोन चल रहा है, ठीक है, उसके ड्यूरिंग क्या क्या जो है वो हम मेजर्स ले सकते हैं, मिटिगेशन मेजर्स। डिस्कनेक्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फ्यूल योर कार एंड पार्क इट अंडर द सॉलिड कवर, pack an evacuation kit including your emergency kit, warm clothes, essential medications, valuables, papers, photos, and keep sacks in waterproof bags. Stay inside and shelter in the strongest part of the building. Beware of the calm eye of the cyclone. If the wind suddenly drops, don't assume that cyclone is over. ठीक है जी। तो ये हम बहुत जनरल चीज़ें हैं। इफ़ यू आर ड्राइविंग, stop but well away from the sea and clear of trees, power lines and water courses. Stay in your vehicle. So ये during the cyclone है। और after the cyclone, precautions to be taken by the after the cyclone, जब cyclone आके चला जाता है उसके बाद क्या करना चाहिए? डोंट गो आउटसाइड अंटिल ऑफिशियली advise it is safe to do so. Check for gas leaks and don't use electrical appliances if wet. Keep listening to your local radio for official warnings and advice. If you did evacuate your home, don't return until advised. Beware of fallen power lines, damaged bridges, buildings and trees, and don't enter flood waters. Don't make any unnecessary telephone calls. तो ये पहले, ड्यूरिंग और बाद के प्रिवेंशन थे, मिटिगेशन मेजर्स थे ड्यूरिंग द साइक्लोन पीरियड, ठीक है जी। तो ये हमने 5 जो हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स कर लिए। और लास्ट जो है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द यूजीसी, दैट इज़ वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शंस जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है वॉल्केनिक इरप्शंस का, ज्वालामुखी, ठीक है जी। जब लावा बाहर निकलता है मैग्मा के रूप में, तो वो वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा तबाही करता है। और वॉल्केनिक इरप्शन होती क्या है सबको पता है, बट मैं आपको पढ़ देती हूँ। वॉल्केनो इज़ अ माउंटेन वेयर लावा कम्स फ्रॉम अ मैग्मा चैम्बर अंडर द ग्राउंड. Most volcanoes have a volcanic crater at the top. When a volcano is active, materials come out of it. The materials include lava. क्या क्या निकलता है जी? लावा, स्टीम, गैसियस, सल्फर कंपाउंड्स, ऐश, ब्रोकन रॉक पीसेज. ये आप याद कर लीजिएगा कि जब आता है वॉल्केनिक इरप्शन होती है या ज्वालामुखी फूटता है, उसमें से क्या क्या निकलता है? लावा, स्टीम, गैसियस compounds, sulfur compounds, ash, and broken rock pieces. When there is enough pressure, it causes the volcano to erupt. The pressure blows off the top of the volcano. The magma comes out sometimes quickly and sometimes slowly. So ये
इट्स अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। उसके बाद क्यों आता है वॉल्केनिक इरप्शन, 3 तरह के रीजन हो सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इन मैग्मा, सेकेंड प्रेशर ऑफ रिलीज गैसेस, एंड थर्ड इज इंजेक्शन ऑफ न्यू मैग्मा। तो ये मैं आपको समझाऊंगी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ 3 रीजंस क्लियर कर देती हूँ कौन कौन से हैं। इनकी पिक्चर्स के थ्रू आप देख लीजिएगा। ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इन मैग्मा, ये देखिए ये पिक्चर है डेंसिटी डिफरेंस की, जब जो लावा है मैग्मा है वो बहुत डेंस फॉर्म में आता है और यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वॉल्केनिक इरप्शन होती है बहुत ही थिक होती है, डेंस फॉर्म में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी रिलेटेड प्रेशर। सेकंड हमने क्या पढ़ा, प्रेशर ऑफ रिलीज गैसेस, तो ये जहाँ जब हम ये दूसरा रीज़न है कि प्रेशर ऑफ रिलीज गैसेस, इस तरह से आपको पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, गैसियस स्टेट जो है बहुत ज़्यादा जो है वो भी डेंस होते हैं। या फिर थर्ड रीज़न क्या था, इंजेक्शन ऑफ न्यू मैग्मा, तो ये उसकी पिक्चर आप देख लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टाइप्स का नाम याद कर लीजिए कौन कौन सी वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं। स्टॉर्मबोलियन इरप्शंस, वल्केनियन इरप्शंस, प्लिनियन इरप्शंस, पेलियन इरप्शंस, ठीक है जी। ये नाम बहुत ही साइंटिफिक हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टफ है लेने के लिए। तो ये टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस की, ये आप नाम याद कर लीजिएगा, इसकी डिटेल नहीं करेंगे। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इसके डिज़ास्टर्स होते हैं कि मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, इट डिस्ट्रॉयज लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, पीपल ऑफ ऑल्सो हैव टू इवैक्यूएटेड, यहाँ से भी जो है माइग्रेट कराने पड़ते हैं पीपल पहले ही, ठीक है जी। तो ऐश डिस्चार्ज वेरी हाई इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द ओजोन लेयर। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन आया था कि जो वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा डिप्लीट किसको करती हैं, वो सबसे ज़्यादा डिप्लीट ओजोन लेयर को, जो ओजोन लेयर होती है ना हमारी, उसको सबसे ज़्यादा डिप्लीट करती है वोल्केनिक इरप्शन। क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ऐश एंड मड कैन मिक्स विद द रेन एंड मेल्टिंग स्नो फॉर्मिंग लहर्स, लहर्स आर मड फ्लोज फ्लोइंग एट वेरी फास्ट वेलोसिटी, सो लैंडस्केप्स एंड नेचुरल साइंसेज सीनरीज कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब सारी प्रकृति को, जहाँ पे वॉल्केनो आ रहा है आप सोच भी नहीं सकते, इतनी हीटिंग जो है वो इफ़ेक्ट होता है कि सारी वहाँ की जितनी भी वनस्पति है, जितनी भी नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो वहाँ से निकलता है ना लावा मैग्मा, ठीक है जी, गैसेस और जो ऑक्साइड्स निकलते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस निकलते हैं, वो बाद में बहुत हमारी प्रकृति के लिए जब वो हो जाता है, मतलब इरप्शंस आ जाती हैं, उसके बाद में बहुत ही फर्टाइल होते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल रहते हैं, उससे बहुत सारे मिनरल्स बनते हैं, ठीक है जी, बहुत सारी जो है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इफ़, अब लास्ट में क्या करेंगे, इफ़ वोल्केनो इरप्ट्स इन योर एरिया, अगर आपके एरिया में वोल्केनो आया है, आपको इरप्ट कर रहा है, आपको क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। इवैक्यूएट ओनली एज रिकमेंडेड बाय द अथॉरिटीज़ टू स्टे क्लियर ऑफ लावा, मड फ्लोज एंड फ्लाइंग रॉक्स एंड डेब्रिज, अपने आप को इवैक्यूएट कर लीजिए। अवॉइड रिवर एरियाज एंड लो लाइंग रीजन्स। बिफोर यू लीव द हाउस चेंज इनटू लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट्स एंड लॉन्ग पैंट्स एंड यूज गॉगल्स और eyeglasses, not contacts. Wear an emergency mask or hold a damp cloth over your face. If you are not evacuating, close windows and doors and block chimneys and other vents to prevent ash from coming in the house. Beware that ash may put excess weight on your roof and need to be swept away. वेयर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग क्लीनअप्स, ठीक है जी। और सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे क्या है, ये है कि अगर आपके एरिया में वोल्केनो आ गया है तो आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे क्या है कि जब मतलब ये प्रिवेंटिव मेजर है, उसके आने से पहले क्या कर सकते हो, स्टे अवे फ्रॉम द एक्टिव वोल्केनोज। इफ़ यू लिव नियर द एक्टिव वोल्केनोज कीप गॉगल्स, वो सारी चीज़ें वही आ गई हैं कि नो योर इवैक्यूएशन रूट, कीप गैस इन योर कार, बिफोर यू लीव द हाउस चेंज इन टू लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड लॉन्ग पैंट्स इफ यू नॉट इवैक्यूएटिंग क्लोज विंडोज एंड डोर्स। मतलब इसकी जो ऐश है, इसकी जो स्मोक है, जो ज्वालामुखी से निकलती है स्मोक है, ऐश है, वो हमारी आँखों के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो घातक होती है। कई बार वो जो स्मेल है या स्मोक है वो जानलेवा भी हो सकती है, हमारे अगर लंग्स में गई तो हमारी जान भी ले सकती है। तो इसलिए अगर हमने इवैक्यूएट नहीं करना उस एरिया से, मतलब माइग्रेट नहीं करना, तो अपनी जितनी हम अपने आप को क्लोज कर लें, चिमनीज बंद कर लें, रोशनदान बंद कर लें, खिड़की दरवाजे बंद कर लें और गैस को अंदर ना आने दें, क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत इफेक्ट करती है। तो इसके साथ आज का फुल फ्लेज वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया है। जल्दी से लाइक बटन को लाइक करें, लाइक बटन दबाएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू आउट इंडिया
शेयर करें, फ्लरिश करें, ठीक है जी। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्सेज हम लेके आ रहे हैं। किसके साथ ये कुछ नहीं है कि हम किसी को दे रहे किसी को नहीं दे रहे, फ्री चैनल है, कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है, कोई भी वीडियोस देख सकता है, कोई भी कंप्लीट कोर्स कर सकता है। और मैं आपको बता दूं ये 6th सब टॉपिक 6th यूनिट चल रहा है, दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट 6 चल रहा है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इससे पहले मैं 5 फुल फ्लेज टॉपिक, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ये 100% सारे 5 पूरे के पूरे पाँचों के पाँचों टॉपिक जो है यूनिट्स जो हैं फुल फ्लेज करा चुकी हूँ इस चैनल के ऊपर कंप्लीट, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द UGC नेट पेपर 1। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्रोनॉलॉजिकली और सीक्वेंस वाइज जो हैं वो अवेलेबल हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट बटन में जाइए प्लेलिस्ट बटन में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स जो हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में पड़े हुए हैं। आप किसी भी वीडियो को कितनी बार मर्जी देखिए, वो परमानेंटली प्लेस्ड है वहाँ पे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी रेफरेंस बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये चैनल देखेंगे आपकी 100% तैयारी हो जाएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की या देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी 90% कवर हो चुका है। ये सेकंड लास्ट टॉपिक था, ये भी क्रोनॉलॉजिकली ऑर्डर में मैंने सारा का सारा जो है वो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट करा दिया। 90% तक का आज तक जो है 90% पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ख़त्म हो गया है, 10% रह गया है, तो वो आगे 2 या 3 वीडियोस में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ग्रैंड जो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे हम। सो ये चलता रहेगा सिलसिला, ठीक है जी। और इस चैनल के ऊपर आपको बता दूं बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज, UGC नेट पेपर 2 ज्योग्राफी चल रहा है क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में, UGC नेट पेपर 2 हिंदी चल रहा है, सीटेट पीटेट NBS KVS की सोशल साइंस सीरीज़ चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है जी। सब एस्पिरेंट्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रेशियस कमेंट्स हमें दें। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।